बच्चों आज के इस वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत है। लास्ट रन पे हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर की पहली क्लास में आयोटा से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जाना था, कैसे ये फॉर्मेशन आया, कैसे यहाँ इसकी उत्पत्ति हुई, सब बारे में हम लोगों ने जाना था। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिक ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स यानी प्रारंभिक संक्रियाएँ जो हैं गणित की, वो कॉम्प्लेक्स नंबर पर कैसे लगेंगी उसके बारे में जानेंगे। प्रारंभिक संक्रियाएँ या बेसिक ऑपरेशंस क्या हैं ये सब आप जानते हैं। बेसिक ऑपरेशंस हमारे क्या हैं? प्लस, माइनस, डिवीजन और n2, जोड़, घटाना, गुणा, भाग। तो देखिए अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जानते हैं कि z = a + rb से शो करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, जहाँ पे ये a है रियल z और ये पार्ट है इमेजिनरी z। इसको कहते हैं हम लोग वास्तविक भाग और ये है काल्पनिक भाग। वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं पहले ही। अब आते हैं बेसिक ऑपरेशन से। पहला है ऐड करना, जोड़ना। जोड़ने के लिए अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 = a1 + ib1 है और z2 = a2 + ib2, हमको इसको जोड़ना है z1 + z2। तो कैसे ऐड करेंगे? इसमें हम इसका जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट में ऐड कर देंगे a1 + a2 और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से जोड़ देंगे ib1 + b2। ये हो गया इसका जोड़। और फिर घटाना, अगर हम इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऐसे ही रियल पार्ट को रियल पार्ट से घटाएंगे, वास्तविक को वास्तविक से घटाएंगे और काल्पनिक संख्या को काल्पनिक से घटाएंगे। तो a1 - a2 + i b1 - b2, ये है घटाना। अब इसका गुणा अगर होगा तो z1 z2 a1 + ib1 a2 + ib2, ये। अब इसमें देखिए जो वास्तविक गुणा हम जैसे सिंपल करते हैं वैसे ही करेंगे, लेकिन वास्तविक भाग को अलग करके लिखेंगे और काल्पनिक भाग को अलग करके लिखेंगे। a1 a2 + i a1 b2 + i b1 a2 i² b1 b2। देखिए ये वास्तविक भाग है और जो i² लग गया है, जहाँ पे i² का मान हो रहा है -1, तो ये -b1 b2 हो जाएगा। ये भी वास्तविक भाग है, तो इसको अलग कर लीजिए a1 a2 - b1 b2 और काल्पनिक भाग को अलग करिए i a1 b2 + a2 b1। तो गुणा करके इसका मल्टीप्लिकेशन ये होगा। डिवीजन अगर हम करेंगे तो डिवीजन में एज सच तो डिवीजन नहीं होता है, इसको भी हम लोग एग्जाम्पल से भी समझेंगे। डिवीजन में देखिए ये इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो डिनोमिनेटर में i आ रहा है उस i को हटा करके न्यूमरेटर में ले आएंगे। क्योंकि लास्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म है a + ib की स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये इसका मानक रूप है स्टैंडर्ड फॉर्म। इस स्टैंडर्ड फॉर्म में i जो है वो हमेशा न्यूमरेटर में रहता है, इसलिए हम लोग i को न्यूमरेटर में लाएंगे। तो करना क्या होगा कि इसके कॉन्जुगेट से आपको ऊपर नीचे गुणा कर देना है a2 - ib2 और a2 - ib2। इसका संयुग्मी से अंश और हर में गुणा कर देंगे तो जो हर में i अपने आप हट जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगर कोई संख्या है z1 = 3 + i और z2 = 1 + i, आपको z1 को z2 से भाग करना है। कैसे करेंगे? z1/z2 1 + i। ये डिवीजन है, लेकिन आपको i को हटा करके न्यूमरेटर में लाना है, डिनोमिनेटर से हटाना है। तो आपको करना क्या होगा? 3 + i 1 - i 1 + i 1 - i। जो डिनोमिनेटर में i है उसको हटाने के लिए संयुग्मी से अंश और हर में गुणा कर दिया। आप इसको गुणा करिए तो 3 - 3i + i - i²। और डिनोमिनेटर में देखिए 1 + i 1 - i, ये a + b और a - b का फॉर्मूला लगेगा a² - b²। न्यूमरेटर में
जो वास्तविक भाग है उसको अलग करिए, आई स्क्वायर का होता है मान -1, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और इसको अलग कर लीजिए और डिनोमिनेटर में आ गया 1 और आई स्क्वायर का मान होता है -1, तो ये आ जाएगा 4 - 2i अपॉन 2। इस 2 से आप भाग कर दीजिए तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा डिवीजन। अब नेक्स्ट आते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यदि आपको निकालना है। देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या गुणाकार तो अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे। अगर कोई समिश्र संख्या z = 1 - i और इसका आपको गुणात्मक प्रतिलोम या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये निकालना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो z है, z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है z इनवर्स, या इसको लिखते हैं 1/z। तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है z = 1 - i, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, z इनवर्स 1/z 1/1 - i, यही इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। लेकिन हम लोग आंसर इतना ही नहीं छोड़ेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में i है, और कोशिश ये करेंगे कि जितने भी आंसर आएंगे उसमें i को हम न्यूमरेटर में रखेंगे। तो यहाँ पे अंश में लाने के लिए इसके सहयोगी से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, 1 - i 1 + i, ये हो जाएगा 1 + i अपॉन 1² - i²। a माइनस b और a प्लस b का फॉर्मूला लग जाएगा। ये हो गया 1 + i अपॉन 1 + i अपॉन 2, या आप इसको लिख सकते हैं 1/2 + i अपॉन 2। तो ये जो आया है ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल में हम लोग चलते हैं और देखते हैं हम लोग इसमें, अब इसमें मापांक और संयुग्मी जो कॉन्जुगेट की बात हम लोग करेंगे। तो मापांक क्या है, कोई अगर समिश्र संख्या z = x + iy है, तो जैसा कि हम लोगों ने पिछली बार चर्चा करी थी कि x जो है वो वास्तविक भाग है और y जो है वो काल्पनिक भाग है। तो अगर हम इसको आर्गेट प्लेन पे दिखाएंगे, तो आर्गेट प्लेन पे या निर्देशांक तल पे दिखाएंगे, तो इसका पॉइंट ये हो जाएगा कि x, y, ये वास्तविक संख्या रेखा है और ये काल्पनिक संख्या रेखा है। तो पहले हम x चलेंगे और फिर y चलेंगे। तो ये पॉइंट अगर हम ओरिजिन से मिला दें तो जो डिस्टेंस OP आएगा वो हो जाएगा √x² + y², दैट इज डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। अब इसमें देखें इसका जो मापांक होगा वो भी यही होगा x² + y², मैग्नीट्यूड या मापांक मॉडुलस। तो √x² + y² या इसको हम लिखते हैं रियल z² + इमेजिनरी z², अंडर रूट में रियल z² + इमेजिनरी z²। जैसे अगर कोई समिश्र संख्या z = 3 - 2i है और इसका मापांक निकालना है, तो मॉड ऑफ z हो जाएगा √3² + -2², ये हो जाएगा √13। ये इसका मापांक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर समिश्र संख्या 1/1 - i है, तो इसका मापांक अगर निकालना है तो हम लोग इनिशियल स्टेज पे कोशिश ये करेंगे कि इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमने आपको बताया कि संयुग्मी से ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे। तो 1 - i का संयुग्मी हो जाएगा 1 + i, और ये हो गया 1 + i 1² - i², 1 + i अपॉन 2, या 1/2 + i अपॉन 2। इसमें वास्तविक संख्या है 1/2 और काल्पनिक संख्या है का i का जो गुणांक है वो है 1/2। तो इसका जो मापांक आएगा मॉड ऑफ z वो होगा √1/2² + 1/2², 1/4 + 1/4, दैट इज 1/2।
√2। ये इसका आंसर आएगा। तो ये हो गया आपका मापांक। अब आइए इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। 2-4 प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, और बाकी जो इसकी प्रॉपर्टीज उसका PDF आपको शेयर कर दिया जाएगा। तो मापांक जो है उसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। कोई सम्मिश्र संख्या है Z, उसका मापांक हम लोग क्या लिखते हैं, √x² + y²। ये इसका मापांक या मॉडुलस है। अब इसकी प्रॉपर्टीज में देखिए, अगर हम Z को अगर कोई संख्या Z है तो उसका संयुग्मी क्या होता है, अगर ये है और इसका संयुग्मी निकालना है। संयुग्मी इसका होगा Z बार। Z बार जो है इस Z का संयुग्मी होगा, और उसको लिखेंगे x + iy बार, यानी x - iy। तो जो संयुग्मी है उसमें हमने क्या किया, i की जगह पे -i लिख दिया। तो यहाँ पे देखिए, अगर कोई संख्या है Z, उसका हमें प्रॉपर्टीज के बारे में देखें। तो पहले अगर हम Z का मॉड निकालें, चाहे -z का मॉड निकालें और चाहे Z बार का मॉड निकालें, ये तीनों का आंसर एक ही आएगा। Z का मॉड हो, चाहे Z बार का मॉड हो, चाहे -z का मॉड हो, एक ही आंसर आएगा। ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, Z × Z बार करेंगे तो ये आएगा मॉड ऑफ Z का स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी है। इसको अगर आप प्रूफ एज ए प्रूफ देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड से अगर हमने Z दिया है x + iy, तो Z बार हो जाएगा x - iy। ये लेफ्ट हैंड साइड से इसका प्रूफ हम आपको दिखा रहे हैं। तो x a + b और a - b का फॉर्मूला लगेगा x² + y²। क्योंकि आप जानते हैं i² में यहाँ पे आएगा, i² का मान हो जाएगा -1, ये आ जाएगा। देखिए मॉड ऑफ Z है √x² + y², तो इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो कितना होगा, x² + y² √ हट जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ Z²। तो ये Z × Z बार = मॉड ऑफ Z²। ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है। फिर इसी तरीके से और भी प्रॉपर्टीज हैं। नेक्स्ट है कि अगर हमने दो सम्मिश्र संख्याओं का भाग करके उसका मापांक निकालना चाहें, तो ये दोनों के मापांक के अलग अलग निकालने के बाद अगर हम भाग करें तो वो एक ही चीज है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, Z1 Z2 Zn। अगर हम इन सम्मिश्र संख्याओं का गुणा करें और उसका मापांक निकालें, तो चाहे हम इसमें Z1 Z2 Zn मॉड कर दें, ये एक ही चीज है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। इस तरीके से और भी प्रॉपर्टीज हैं जिसमें हम इसको पढ़ेंगे, और इसमें आपको इसका हम PDF शेयर कर देंगे। फिर आते हैं कॉन्जुगेट, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट के बारे में अभी आपने देखा कि कॉन्जुगेट क्या है। कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट या संयुग्मी। तो अगर Z है x + iy, तो Z बार होगा x - iy। ये इसका संयुग्मी है। पहली प्रॉपर्टी देखिए, Z1 + Z बार, Z2 का अगर बार लगा हुआ, दोनों के जोड़ करके हम अगर उसका कॉन्जुगेट निकालें तो ये हो जाएगा Z1 बार + Z2 बार। माइनस लगा होगा तो माइनस लग जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी जल्दी है कि हमको मॉड में भी पढ़ा, Z1 Z2 Z × Z बार है, वो मॉड ऑफ Z का स्क्वायर होगा। तीसरी प्रॉपर्टी देखिए, Z1/Z2 का ये बार, ये हमने मॉड नहीं लगाया हुआ है, ब्रैकेट लगा हुआ है, Z1/Z2 बार।
यानी कॉन्जुगेट निकालने हैं दो सम्मिश्र संख्याओं का डिवीजन करने के बाद। तो इसमें क्या होगा, Z1 बार अपॉन Z2 बार ये होगा, प्रोवाइडेड दैट डिनोमिनेटर इसका 0 ना हो, वो तो एज यूजुअल क्या आप जानते ही हैं। फिर Z1 प्लस, इसी तरीके से देखिए और भी प्रॉपर्टीज हैं, अगर हम इनटू में यहाँ एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं, Z बार का मतलब एक बार हमने Z का कॉन्जुगेट निकाला, उसके बाद फिर कॉन्जुगेट निकाला, तो वो वापस Z ही आएगा। इसमें और जो प्रॉपर्टीज है उसका हम लोग PDF देख लेंगे, शेयर कर देंगे आपको। अब देखिए नेक्स्ट आता है किसी सम्मिश्र संख्या का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। रिप्रेजेंटेशन हम बहुत तरीके से कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन में इसमें आर्गन प्लेन पे कर सकते हैं, पोलर फॉर्म है, और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ओमेगा है। वेक्टर फॉर्म में इसका हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। पोलर फॉर्म इस साल जो कोविड-19 के कारण जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसमें पोलर फॉर्म भी नहीं है, लेकिन मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा थोड़ा। तो जेड सम्मिश्र संख्या का जो रिप्रेजेंटेशन करेंगे उसमें है पहले आर्गन प्लेन, फिर पोलर फॉर्म, इसको नहीं पढ़ना है, वेक्टर फॉर्म, इसको भी आपको नहीं पढ़ना है। आर्गन प्लेन, या इसको हम कह सकते हैं ज्यामितीय निरूपण, या कह सकते हैं कि निर्देशांक तल। निर्देशांक तल में किसी सम्मिश्र संख्या को हम कैसे दर्शाएंगे। तो देखिए अगर कोई संख्या z = x + iy है, तो आपको बताया कि इस पॉइंट को हम लोग क्या लिखेंगे, x, y, और जो ये दूरी होगी इस पॉइंट से वो उसका मापांक होगा, और ये हो जाएगा √x² + y²। और यहीं पे अगर हम लोग इसका कोणांक निकालना चाहें, कोणांक क्या है, ये जो कोण बनाएगा, ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो थीटा कोण बना रहा है ये लाइन, वो x अक्ष की धनात्मक दिशा से है। x अक्ष की धनात्मक दिशा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, उसका मतलब है एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनेगा। तो अगर ये मिला दें, ये x और ये y है, तो tan थीटा होता है y/x, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा हो जाएगा tan इनवर्स y/x। अभी यहाँ पे हम लोग और इसके डिटेल में पढ़ेंगे, इसको हम लोग मॉड लगा देते हैं। मॉड इसमें लगा देते हैं क्योंकि ये निगेटिव वैल्यू डाल के इसको समझाते हैं। थीटा क्या है, कोणांक या एम्पलीट्यूड, कोणांक या एम्पलीट्यूड, ये थीटा है। अब इसमें देखिए ये तो हमने पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस लिया है। अगर हम किसी संख्या, जैसे मान लीजिए कोई फॉर एग्जाम्पल कुछ उदाहरण ले लेते हैं, एक संख्या है, पहले है 2, 3, 4, -7, 0, 3। ये कुछ संख्याएं हैं जो x, y के फॉर्म में लिखी हुई हैं। इनको हम सम्मिश्र संख्याएं भी शो कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं Z1, ये Z2 हो गए, और ये Z3। और अगर इसका निरूपण करना है आर्गन प्लेन पे, तो जैसे x, y का हम लोग ग्राफ पेपर पे करते थे, सेम प्रोसेस है। तो यहाँ पे अगर हमें 2, 3 दिखाना है तो 1, 2 यहाँ चलेंगे, और 1, 2, 3 यहाँ चल के ये पॉइंट जो आएगा वो 2, 3 है। वैसे ही ये आ जाएगा दूसरे क्वाड्रेंट में, चौथे क्वाड्रेंट में, और ये आ जाएगा इस लाइन पे। इस तरीके से जो हम इसको दिखाते हैं, जैसे अगर आपसे कहा गया है जैसे z = 3 - 4 है, इसको आपको बताना है कि ये सम्मिश्र संख्या किस निर्देशांक तल के किस भाग में होगी, किस चतुर्थांश में होगी। तो आप क्या कहेंगे, इसको आप लिख सकते हैं 3, -4। अब 3, -4 कहाँ पे होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट में दिखा सकते हैं। लेकिन जब हम इसको डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में शो करेंगे तो इसका मापांक तो वही रहेगा, वो नहीं बदलेगा, क्योंकि मापांक क्या है, वो डिस्टेंस है, लेकिन जो कोणांक है वो बदल जाएगा। तो उसके लिए आइए देखते हैं डिफरेंट कंडीशंस।
इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ फिर से। z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, इसका मापांक है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसका जो पूर्णांक है वो tan इनवर्स y अपॉन x है। लेकिन ये तो हमने जनरल बात कही। आप डिफरेंट कोऑर्डिनेट में लेंगे तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है थीटा या कोणांक, मैग्नीट्यूड, एम्पलीट्यूड। अब इसमें देखिए अगर हम इस क्वाड्रेंट में लेंगे पहली कंडीशन, तो हम जो भी किसी भी क्वाड्रेंट में लेंगे तो हम पहले उसमें एंगल अल्फा निकालेंगे और वो एंगल अल्फा होगा न्यून कोण, अधिक कोण नहीं, न्यून कोण या ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल होगा न्यून कोण का। जैसे कि इस क्वाड्रेंट में निकालेंगे तो यहाँ पे जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे तो ये आएगा अल्फा। तो यहाँ पे जो मापांक होगा तो वही होगा। मापांक के बारे में मैंने पहले ही बोला है कि वो चारों क्वाड्रेंट में वही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए जो थीटा है वो किसके बराबर होगा, अल्फा के बराबर होगा। दूसरी कंडीशन, अगर ये पॉइंट यहाँ आ जाता है तो ये एंगल अल्फा होगा, अल्फा एक्यूट एंगल है, लेकिन जो थीटा होगा वो ये निकलेगा, ये थीटा होगा। तो यहाँ पे थीटा क्या होगा, ये पूरा एंगल होता है पाई और माइनस अल्फा, ये हो गया इसका थीटा। फिर देखिए थर्ड केस देखें, अगर ये पॉइंट लाइन यहाँ आ जाए, थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो ये एंगल अल्फा होगा, लेकिन जो थीटा होगा वो ये होगा। तो यहाँ पे थीटा कितना होगा, पाई प्लस अल्फा, ये थीटा होगा। फोर्थ केस देखिए, अगर यही फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाए तो ये एंगल अल्फा होगा, लेकिन जो थीटा होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे तो यहाँ पे थीटा होगा 2 पाई माइनस अल्फा। ये पूरा कोण जो है वो 2 पाई होगा, उसमें से अल्फा हम घटा देंगे। अब आइए देखिए यहाँ पे जो थीटा है, हम लोग थीटा की बात कर रहे हैं इतनी देर से, तो ये जो कोणांक है इसमें हम देखिए एक होगा कोणांक और एक होगा मुख्य कोणांक। कोणांक और मुख्य कोणांक, आर्गुमेंट एंड प्रिंसिपल आर्गुमेंट। कोणांक थीटा की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन जो मुख्य कोणांक लेंगे उसका मान होगा माइनस पाई से पाई के बीच। देखिए फिर से रिपीट कर दूं, थीटा कोणांक कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो मुख्य कोणांक होगा उसका मान होगा पाई, माइनस पाई से पाई के बीच में। अब आइए यहाँ पे देखिए, ये तो आपका सेम है। अब ये जो हमने पाई प्लस अल्फा निकाला है, या ये जो निकाला है अल्फा, इसको अगर हम एंटी क्लॉकवाइज ना लेके उल्टा ले लें तो ये इसका जस्ट उल्टा है, इसका जस्ट उल्टा है। तो अगर यहाँ पे थीटा इक्वल टू अल्फा आ जाए तो यहाँ हम लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा, थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा, थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। तो दोनों में दो आंसर आ रहे हैं देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए, लेकिन दोनों आंसर डिफरेंट है। एक होगा कोणांक और एक होगा मुख्य कोणांक। जो इसके बीच में आएगा माइनस पाई से पाई के बीच में वो होगा प्रिंसिपल आर्गुमेंट और दूसरा होगा आर्गुमेंट। यहाँ पे देखिए थीटा इक्वल टू पाई प्लस अल्फा लिया है। अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे इस वाले का, सेकंड वाले का उल्टा भी तो ये है, सेकंड क्वाड्रेंट जो है उसका उल्टा, ये थर्ड क्वाड्रेंट बनता है। इसको लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू माइनस पाई माइनस अल्फा। इसका मिरर इमेज है, तो अगर ये पाई माइनस अल्फा है तो ये हो जाएगा माइनस पाई माइनस अल्फा। तो इस तरीके से ये डिफरेंट कंडीशंस हैं। अब इसके एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। कोई समीकरण संख्या है z इज इक्वल टू 1 प्लस i, इसका मापांक और कोणांक निकालना है। तो मापांक तो बहुत आसान है, अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट 2। कोणांक निकालने से पहले हर बार हम देखेंगे कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस i, ये x का मान है 1, y का मान है 1, दोनों पॉजिटिव है। कहाँ लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा जो है वो अल्फा के बराबर है। और अल्फा क्या है, अल्फा यहाँ पे है tan इनवर्स y अपॉन x मॉड, ये आपका अल्फा है। तो ये होगा tan इनवर्स
पाई अपॉन एक्स मॉड tan इनवर्स 1 अपॉन 1 मॉड। ये आंसर आएगा थीटा बराबर tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 का मान होता है पाई बाई 4। तो इस कंडीशन में थीटा या आर्गुमेंट का मान आएगा पाई बाई 4। लेकिन अगर हम सवाल का रूप बदल दें, इसमें हम सवाल बदल दें, इसको कर दें -1 प्लस आई। तो देखिए जो मापांक होगा वो तो नहीं बदलेगा, वो तो यही आ जाएगा, लेकिन पूर्णांक फिर बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि अब की बार जो x का मान है वो -1 है और y का मान कितना है +1 है। इसका मतलब है कि जो x है वो नेगेटिव है, y पॉजिटिव है। किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा बराबर क्या है? थीटा बराबर है पाई माइनस अल्फा। पाई माइनस अल्फा। अल्फा भी हमने कितना निकाला था? अल्फा निकाला था पाई बाई 4। तो ये हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 4। आंसर आ जाएगा 3 पाई बाई 4। देखिए सम्मिश्र संख्या के लिए कुछ किताबों में इन्होंने फॉर्मूला सही से नहीं दिए हुए हैं, तो जो आर्गुमेंट निकाला गया है उसके लिए एक ही फॉर्मूला फिक्स कर दिया गया है। लेकिन आप देखिए डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स प्लेन में इसके आंसर डिफरेंट आएंगे। अब नेक्स्ट देखिए, अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे थीटा √3 - i। सवाल बदल दिया। यहाँ पे जो मापांक है वो तो हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर बराबर 2। x का मान जो है वो है √3 और y का मान है वो 0 से छोटा है, y नेगेटिव है। किस क्वाड्रेंट में आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए फॉर्मूला क्या है? थीटा = 2 पाई माइनस अल्फा। अब यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि थीटा आर्गुमेंट और प्रिंसिपल आर्गुमेंट में क्या डिफरेंस है। अगर हमने ये फॉर्मूला लगाया थीटा = 2 पाई माइनस अल्फा, तो ये हो जाएगा 2 पाई माइनस अल्फा। पहले अल्फा निकाल लेते हैं। अल्फा होगा tan इनवर्स y अपॉन x मॉड। tan इनवर्स y की वैल्यू है -1 अपॉन √3। मॉड लगा हुआ है, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स 1 अपॉन √3 है, माइनस है तो मॉड लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। 1 अपॉन √3 tan की वैल्यू होती है 30 डिग्री पे, यानी पाई बाई 6। अल्फा का मान आ गया पाई बाई 6। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए ये आंसर हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई बाई 6। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 11 पाई बाई 6। ये आ गया थीटा। ये आपका आर्गुमेंट है। अब देखिए कि ये थीटा इसके बीच में अगर लाइट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो ये सिर्फ आर्गुमेंट है। अगर आपको प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना है तो फॉर्मूला फिर दूसरा वाला लगेगा। थीटा = माइनस अल्फा का फॉर्मूला लगेगा, माइनस अल्फा की वैल्यू आई 5/6, तो थीटा = -5/6। देखिए ये हो गया आर्गुमेंट और ये हो गया प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो ये दोनों में डिफरेंस है। जो अभी हम देख रहे हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 फॉर्मूले आ रहे हैं। तो 2 फॉर्मूले क्यों आ रहे हैं? क्योंकि एक है आर्गुमेंट के लिए और दूसरा है प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए। तो ये था आर्गेंट प्लेन पे रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट है पोलर फॉर्म की बात करेंगे। पोलर फॉर्म या ध्रुवीय रूप इस बार तो नहीं है, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहें तो मैं थोड़ा सा आपको हिंट कर दे रहा हूं। पोलर फॉर्म ध्रुवीय रूप किसी सम्मिश्र संख्या z = x + iy का पोलर फॉर्म होता है r cos अल्फा + i sin अल्फा। cos थीटा भी लिख सकते हैं, cos थीटा + i sin थीटा, जहां पे r क्या है? r है मॉड ऑफ z और थीटा क्या है? आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड। ये है कोण। तो r cos थीटा + i sin थीटा इस फॉर्म में आप
लिख सकते हैं। जैसे अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे z इज इक्वल टू 1 प्लस आई लें, तो इसमें मापांक कितना होगा, √2। पूर्णांक अभी हमने इसका निकाला ही है, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइन कर रहा था, तो यहाँ पर थीटा कितना आया था, π/4। अगर आपको इसको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या लिखेंगे, z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आई sin थीटा। r की वैल्यू है √2 निकाल चुके हैं, cos π/4 प्लस आई sin π/, ये इसका पोलर फॉर्म है, ध्रुवीय रूप। इसी तरीके से वेक्टर फॉर्म में, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो आगे आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में पढ़ते हैं। फिर आता है इसके बाद किसी समिट संख्या के बाद, अभी इसमें सवाल हम लोग करेंगे नेक्स्ट टर्न पे। आज थोड़ा सा और डिटेल के बारे में इसमें पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है जो इसमें वो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ओमेगा। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ओमेगा, इकाई का घनमूल, ये ओमेगा लिखा हुआ है, इकाई का घनमूल, इकाई क्या है 1, और उसका जो घनमूल निकालना है। अगर हम लोग देखें 1 और 1 का घनमूल, अगर ये x के बराबर मान लें, माना x बराबर है 1 का घनमूल, तो अब इसको हम लिख सकते हैं x³ इज इक्वल टू 1। देखिए दोनों तरफ क्यूब कर दिया, फिर इसको लिख सकते हैं x³ माइनस 1 इज इक्वल टू 0, या x प्लस 1 x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। इफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, इफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको हम देखेंगे तो b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, और आपने क्लास 10 में पढ़ा है कि अगर b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है तो ये गुणनखंड इसका नहीं हो सकता है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ श्रीधराचार्य फॉर्मूला। क्या लिखेंगे, माइनस b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस 1 प्लस माइनस √b की जगह 1 है, माइनस 4 अपॉन 2 इंटू 1। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो x का जो मान आएगा -1 प्लस माइनस √ में -3 अपॉन 2। देखिए √ जो -3 है उसको हम लोग लिखते हैं 3i, -1 प्लस √3 इंटू √-1 अपॉन 2। √-3 को ऐसे करके लिखा, x बराबर -1 प्लस माइनस √3i अपॉन 2।